सिस्टम अंदर ही अंदर घबरा गया। उसे डर था कि पिछली टक्कर में शायद वे क्रिम्सन फायर की बहुत ज्यादा एनर्जी पहले ही खर्च कर चुके हैं। जैसे ही लगा कि अब प्रोटैगनिस्ट पर मौत टूटने वाली है, तभी अचानक न जाने कहां से एक मुर्गा सामने आ गया और खुद को आगे फेंककर सीधा लेवी के सामने खड़ा हो गया, उसे बचाने के लिए। मुर्गे को अपनी स्ट्रेंथनिंग एबिलिटी एक्टिवेट करते देख टाइटस की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। डिवाइन बीस्ट ने अपने शरीर को मजबूत किया और हमले को सामने से रोक लिया। दानव ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा जीव एक मामूली इंसान को बचाने के लिए खुद सामने आ जाएगा। मुर्गा लेवी के लिए आए उस वार को किसी तरह रोक तो गया, लेकिन इस कोशिश में वो खुद बुरी तरह घायल हो गया। उसने बीच में इसलिए कदम रखा क्योंकि वो जानता था कि अगर उस वक्त लेवी को अपनी ब्लैक फायर इस्तेमाल करनी पड़ती तो दानव की आत्मा ही खत्म हो जाती। राजा की रीइंकारनेशन पावर विरासत में पाने वाले उस जीव ने मन ही मन पक्का फैसला कर लिया। चाहे उसे बार बार खुद की बलि क्यों न देनी पड़े, वो इस खतरनाक आदमी के पास किसी को भी पहुंचने से रोकने की कोशिश करेगा। मुर्गे को लेवी की रक्षा में आगे आते देखकर सिस्टम अचानक जोश से भर उठा। उसे समझ आ गया कि ये अनपेक्षित मौका शायद उसे अपना रिन्यूअल प्रोसेस पूरा करने के लिए जरूरी वक्त दे सकता है। सिस्टम की आवाज लेवी के दिमाग में गूंजी और उसने तुरंत उसे आंखें बंद करके शांत, स्थिर हालत में जाने को कहा ताकि अपग्रेड प्रोसेस तेज हो सके। घायल मुर्गा कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। गुस्से से जलता टाइटस डिवाइन बीस्ट पर चीखा और उस पर आरोप लगाया कि वो बुरे इंसानों की रक्षा कर रहा है, इसलिए उसे मरना चाहिए। मुर्गे को समझ आ गया कि उसकी पॉइजन स्पिटिंग एबिलिटी ने भले कुछ जहर रोक दिया हो, लेकिन टॉक्सिन अब भी धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रहा है। फिर टाइटस ने अपना गुस्से भरा चेहरा लेवी की तरफ घुमाया, जो हेवनली स्वॉर्ड के दबाव को झेलते हुए अब भी चुप खड़ा था। वो फिर से आगे झपटा, इस बार ठान चुका था कि लेवी को तुरंत मार देगा। लेकिन डिवाइन बीस्ट ने अचानक अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी इस्तेमाल की और फिर से दोनों के बीच आकर उसे बचा लिया। पूरी तरह भड़क चुके टाइटस ने डिवाइन बीस्ट पर एक हिंसक वार छोड़ दिया। उस टक्कर से उसका शरीर हवा में उछल गया और फिर जमीन पर आकर बेजान सा गिर पड़ा। एक पल भी बर्बाद किए बिना टाइटस फिर से आगे लपका। अब उसकी नीयत साफ थी, लेवी के इस रहस्यमय सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोसेस को बीच में ही रोक देना। अचानक मुर्गा जल्दी से रीइंकारनेट होकर फिर प्रकट हुआ, इस बार नेशनल लेवल डीमन के पीछे। आते ही उसने उसे रोकने के लिए अपनी इल्यूसरी ब्लेसिंग एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। टाइटस घूमकर पीछे देखता है और मुर्गे को बिल्कुल सही सलामत खड़ा पाता है। वो झुंझलाकर गरज उठा, जैसे एक पल के लिए भूल ही गया था कि डिवाइन बीस्ट इतनी जल्दी रीइंकारनेट भी हो सकता है। लेकिन मुर्गे के लिए बदकिस्मती की बात ये थी कि उसकी एबिलिटी से बने बंधन किसी कॉन्टिनेंटल लेवल डीमन को रोकने लायक थे ही नहीं। जब टाइटस ने उन बंधनों को आसानी से तोड़ दिया तो मुर्गा बस कड़वी सांस भरकर रह गया। उसकी इल्यूसरी ब्लेसिंग उसे एक सेकंड तक भी बांधकर नहीं रख पाई। हत्या की नीयत से भरे टाइटस ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि अब वो मुर्गे की बार बार की दखलंदाजी से पूरी तरह तंग आ चुका है। क्रूर इरादे के साथ उसने अपनी ब्लैक मून वाइन एबिलिटी का इस्तेमाल किया और मुर्गे को सीधा एक पेड़ के तने से जकड़ दिया। उस भयानक टॉक्सिन ने उसे तुरंत नहीं मारा, बल्कि धीरे धीरे उसके शरीर को अंदर से खाने लगा। मुर्गे की एंडलेस रीइंकारनेशन एबिलिटी से चिढ़कर दानव ने जानबूझकर ये तरीका चुना। वो चाहता था कि ये जीव तड़प तड़प कर उस हालत में पहुंचे जहां खुद मौत की भीख मांगे। मुर्गे को जल्दी ही समझ आ गया कि दानव का टॉक्सिन उसकी पॉइजन स्पिटिंग एबिलिटी से पूरी तरह रोका ही नहीं जा सकता।
थोड़ी दूर जैस्पर बेचैनी से मुर्गे और लेवी दोनों को पुकार रहा था। वो खुद को कोस रहा था कि उसने यूनिवर्स सर्कुलेशन टेक्निक ठीक से सीखी ही नहीं, और इस भयानक हालत में वो खुद को पूरी तरह बेकार महसूस कर रहा था। विवियन मुर्गे को बार बार आगे बढ़कर यन्हाई से आए उस आदमी को बचाते देख रही थी। चुपचाप उसने खुद को दोष दिया। ये मिशन तो उसके भाई को बचाने के लिए था, लेकिन उल्टा उसने अपने आसपास के हर इंसान को भयानक खतरे में डाल दिया था। उसने मैट्टियो से कहा कि उसे उठाकर बैठा दे, फिर उसने आंखें बंद की और अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश शुरू कर दी। वो जितनी जल्दी हो सके फिर से लड़ने लायक बनना चाहती थी। उधर टाइटस ने एक बार लेवी की तरफ देखा, फिर मजाक उड़ाते हुए मुर्गे की तरफ मुड़ा और बोला कि जो खुद को भी नहीं बचा सकता, वो उसे उस आदमी को मारने से क्या रोकेगा। अपनी बची खुची ताकत जुटाकर बेबस मुर्गे ने कमजोर आवाज में उससे विनती की कि वो लेवी के पास मत जाए। ठीक उसी पल लेवी का सिस्टम आखिरकार अपग्रेड पूरा कर चुका था। अब उसने लेवी की एबिलिटीज में असली कॉम्बैट प्रोग्राम्स के साथ एक नया बरसरकर फाइटिंग स्टाइल भी लोड करना शुरू कर दिया। इस कॉम्बैट अपग्रेड के साथ साथ सिस्टम ने लेवी की उस डरावनी क्रिम्सन फायर पर पकड़ भी बेहतर कर दी। टाइटस ने डर से ऊपर देखा और उसे एहसास हुआ कि उसकी दुर्लभ स्काई स्वॉर्ड लगातार आग में जलते जलते पूरी तरह पिघल चुकी है। सिस्टम की आवाज फिर लेवी के दिमाग में गूंजी। उसने उसे कहा कि क्रिम्सन फायर की दिशा को ध्यान से कंट्रोल करो और शोलों को दबाकर एक ही फोकस्ड पॉइंट में समेटो। साथ ही उसने बताया कि क्रिम्सन फायर पर उसकी मास्टरी फर्स्ट लेवल के 60% तक पहुंच चुकी है। जरूरी शर्तें पूरी होते ही लेवी ने डिवाइन बीस्ट कंट्रोल स्किल्स में से एक को सफलतापूर्वक अनलॉक कर लिया। बिना समय गवाए लेवी ने अपनी नई अपग्रेडेड फायरबॉल एबिलिटी से टाइटस की तरफ धधकती आग छोड़ दी। जैसे ही दानव ने उन क्रिम्सन फ्लेम्स को अपनी तरफ भागते देखा, उसका दिल हल्का सा कांप गया। वो साफ महसूस कर सकता था कि उस आग में जान ले लेने वाली कितनी डरावनी आभा है। तुरंत रिएक्ट करते हुए उसने डिवावरिंग फर्मामेंट टेक्निक एक्टिवेट की ताकि क्रिम्सन फ्लेम्स उसके शरीर तक पहुंचने से पहले ही रुक जाएं। किसी तरह उन शोलों को दूर धकेलने के बाद टाइटस ने एक पल की राहत महसूस की, लेकिन वो संभल भी नहीं पाया था कि अगले ही पल लेवी उसकी पीठ के ठीक पीछे प्रकट हो गया। सिस्टम की गाइडेंस में लेवी ने अपनी इंटरनल ची को अर्थ फायर की विनाशकारी शक्ति के साथ मिला दिया और इससे एक नई जानलेवा टेक्निक बनी, सोल क्रशिंग एक्सप्लोसिव फिस्ट। रोकना नामुमकिन ऐसी रफ्तार और जोर के साथ लेवी सीधे टाइटस की तरफ टूट पड़ा। दानव का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट्स जोर जोर से खतरे की चेतावनी दे रही थीं। अंदर से वो समझ गया था कि अगर ये वार सीधा लग गया तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है। बिना एक पल गवाए टाइटस ने अपनी अल्टीमेट एस्केप टेक्निक एक्टिवेट कर दी, डार्क सब्स्टिट्यूशन। यहाँ तक कि उसने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि ये लड़ाई उसे इतनी मजबूरी में ये डेस्परेट स्किल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देगी। उधर मुर्गे को अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर के आसपास का दबाव गायब हो गया है। उसे ये तक नहीं पता था कि उसे अभी अभी किसी और जगह टेलीपोर्ट कर दिया गया है। अब भी उलझन में उसने सिर उठाया और सामने देखा कि लेवी का ताकतवर मुक्का सीधा उसी की तरफ आ रहा है। लेवी के हाथों के आसपास जलती काली आग देखकर मुर्गा निराशा में चीख पड़ा। उसे लगा कि इस बार तो सच में उसका अंत तय है। लेकिन जैसे ही वो जानलेवा वार पड़ने वाला था, लेवी ने जोर लगाकर अपना शरीर मोड़ दिया और मुर्गे को बचाने के लिए हमले की दिशा बदल दी। उस पल का बैकलैश खुद उसी पर पड़ा और उसके मुंह से खून निकल आया। इस बार सिस्टम ने अपने मास्टर को डांटा नहीं।
उल्टा उसने शांत स्वर में लेवी की तारीफ की और माना कि उसने सही फैसला लिया। लेवी का ये अनपेक्षित निस्वार्थ कदम देखकर मुर्गा पूरी तरह सन्न रह गया। मुर्गे को समझने में कुछ सेकंड लगे कि अभी हुआ क्या था। जिस आदमी को वो बुरा समझता था, उसी ने उसकी जान बचाने के लिए जानबूझकर अपना हमला मोड़ दिया था। उसी समय टाइटस ने अपने शरीर में धन से जहरीले रोजेस को एक एक करके शांत चेहरे से बाहर खींच लिया। लेवी मुड़कर सीधा उसकी तरफ देखने लगा। धीरे धीरे लेवी की तरफ बढ़ते हुए टाइटस ने अंधेरे चेहरे के साथ माना कि लेवी पहला इंसान है जिसने उसे अपनी अल्टीमेट एस्केप टेक्निक इस्तेमाल करने पर मजबूर किया है। लेवी शांत खड़ा रहा, उसके हाथों में अब भी ब्लैक फायर जल रही थी। वो बस चुपचाप टाइटस को देख रहा था, जैसे इंतजार कर रहा हो कि अब ये दानव अगला कदम क्या उठाएगा। उसने खुलकर मान लिया कि लेवी की ताकत सच में डरावनी है। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी, वो थी लेवी के हाथों में जलती वो अजीब काली आग। उन लपटों को सिर्फ देखकर ही उसके दिल में गहरी ठंड उतर रही थी। लेकिन लेवी जितना ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, टाइटस का इरादा उतना ही मजबूत होता जा रहा था। चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, उसने कसम खाई कि वह लेवी को टैंग शी सिटी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देगा। हाथ के एक तेज झटके के साथ टाइटस ने जहरीली ब्लैक डिवाइन मून छोड़ दी ताकि जानलेवा जहर से लेवी को खत्म कर सके। उसी वक्त सिस्टम ने तुरंत लेवी को चेतावनी दी कि अर्थफायर आत्माओं को जला सकती है, लेकिन शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। इसलिए उसने कहा कि दानव के इस जहरीले हमले को रोकने के लिए क्रिम्सन फायर इस्तेमाल करो। सिस्टम की बात मानते हुए लेवी ने बिना देर किए क्रिम्सन फायर बुला ली और उससे आते हुए जहरीले हमले को बीच में ही रोक दिया। इस तरह वो जानलेवा ऊर्जा उसके पास पहुंचने से पहले ही थम गई। टाइटस अंदर से बेहद अपमानित और झुंझलाया हुआ महसूस कर रहा था। स्काई स्वॉर्ड चलाने के बाद और फिर उससे पहले अपनी जान बचाने वाली टेक्निक इस्तेमाल करने के कारण उसकी ज्यादातर ताकत पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब उसके अंदर बची हुई थोड़ी सी शक्ति भी बहुत सीमित रह गई थी। फिर भी हार मानने को तैयार नहीं, उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत तक बटोरनी शुरू कर दी ताकि अपनी सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर टेक्निक छोड़ सके। टाइटस ने जिद और पक्के इरादे से भरी गहरी गुर्राहट निकाली। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हारने वाला नहीं था, खासकर तब नहीं जब चोंग शी सिटी की किस्मत उसी पर टिकी हो। पीछे खड़े लेवी का चेहरा भी गंभीर हो गया क्योंकि सिस्टम ने उसे चेतावनी दी। उसने बताया कि दानव की अगली टेक्निक में इतनी विनाशकारी ताकत है कि वो सब कुछ मिटा सकती है। सिस्टम ने जल्दी से लेवी को बताया कि उसकी शक्ति अब अपने शिखर के करीब पहुंच रही है। अगर वह अर्थ रियल्म की सारी इंटरनल क्यूआई को इकट्ठा करके उसे क्रिम्सन फायर की ताकत के साथ मिला दे तो शायद वह ऐसा हमला छोड़ सके जो दानव का मुकाबला कर पाए। लेवी ने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया और क्रिम्सन फायर को अपनी मुट्ठी में समेटना शुरू कर दिया। उधर सिस्टम लगातार उसे निर्देश देता रहा, कहता रहा कि अपने शरीर के अंदर से और ज्यादा ऊर्जा बाहर खींचो। अब जबकि लेवी कल्टीवेशन के लेट स्टेज तक पहुंच चुका था, तो अगर उसे अगली शक्ति की दुनिया में कदम रखना था तो उसे अपने ही शरीर की सीमाएं तोड़नी पड़ती। सिस्टम ने उसे याद दिलाया कि वह बहुत लंबे समय से लेट अर्थ रियल्म में अटका हुआ है। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, अपनी सारी इंटरनल क्यूआई एक साथ छोड़ दो, दुश्मन के जानलेवा हमले को रोकते हुए उसी पल हेवनली रियल्म में ब्रेक थ्रू करो। ये सुनते ही लेवी तुरंत आगे बढ़ा और टाइटस के आते हुए वार का सामना करने निकल पड़ा। उसी समय विवियन और मैट्टियो ने डर के साथ देखा कि दानव अपना विनाशकारी किलिंग ब्लो छोड़ रहा है।
बिना एक पल गवाए विवियन ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और अपनी ताकत को उसकी आखिरी हद तक धकेल दिया ताकि लेवी पर डाली गई ब्लेसिंग को दोगुना कर सके। सिस्टम ने तुरंत इस बिल्कुल सही समय पर मिले सपोर्ट को पहचान लिया और लेवी को कहा कि ध्यान मत तोड़ो, अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ो। दो डरावनी टेक्निक्स सीधी आमने सामने टकराईं। उस टक्कर से ऐसा भयंकर धमाका हुआ कि पास मौजूद हर इंसान को हिंसक शॉकवेव से बचने के लिए जमीन पर खुद को फेंकना पड़ा। टाइटस की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी जब उसे समझ आया कि उसका पूरा दम लगाकर छोड़ा गया किलिंग अटैक भी उस आदमी ने रोक दिया जिसे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। उस टक्कर के बैकलैश ने उसके थके हुए शरीर को हवा में उछाल दिया। हार मानने से इनकार करते हुए वह गुस्से में चीख उठा। वह इन लोगों को चौमशी सिटी तक नहीं पहुंचने दे सकता था जब तक जोएल अभी भी वहां मौजूद है। लेकिन उसकी जिद के बावजूद उसका शरीर अब अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुका था। उसकी सारी इनर स्ट्रेंथ पूरी तरह निचुड़ चुकी थी। अपनी बची हुई आखिरी ताकत से उसने धीरे से जो को पुकारा। अचानक टाइटस का शरीर बुरी तरह हवा में उठा और फिर जोर से जमीन पर आ गिरा। जब लगा कि लड़ाई आखिर खत्म हो गई, तभी कुछ अनपेक्षित हो गया। ऊपर का चांद अचानक खून जैसा लाल हो गया और आसमान में एक गुस्से भरी औरत की आवाज गूंजी जो इन घमंडी घुसपैठियों को डांट रही थी कि उसकी जमीन में घुसने की हिम्मत कैसे की। भले ही उसका शरीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक बेहद भारी स्पिरिचुअल फोर्स पूरे बैटलफील्ड पर छा गई। सिस्टम ने तुरंत लेवी को चेतावनी दी कि उसके शरीर में स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस की कमी है और वह अब गंभीर मानसिक दबाव में है। उस डरावने दबाव का सामना न कर पाने के कारण मुर्गा घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। विवियन और मैट्टियो दोनों उस कुचल देने वाली स्पिरिचुअल फोर्स के नीचे घुटनों पर गिरने को मजबूर हो गए। बढ़ते हुए डर के साथ उन्हें समझ आ गया कि ये भयानक आभा इस देश की डीमन गार्डियन की है। शी वुल्फ ने उस अदृश्य मौजूदगी की तरफ आदर से झुककर उसकी मैजेस्टी को प्रणाम किया। उसी पल दो अदृश्य हाथ प्रकट हुए और घायल बेहोश टाइटस को धीरे से उठा लिया। फिर उस शक्तिशाली स्पिरिचुअल फिगर ने खुद को दिखाया, ब्लड मून क्वीन। उसकी ठंडी आवाज लेवी के ग्रुप के कानों में साफ गूंजी। उसने पूछा कि क्या तुम लोग मुझे सजा देने और कंगशी सिटी छीनने आए हो या फिर उस वीडियो में जिन लोगों का जिक्र था उन्हें बचाने आए हो। विवियन ने बेबस होकर आंखें बंद कर लीं। उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। अंदर ही अंदर वह सच जान चुकी थी, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट लेवल डीमन है जिसके सामने लड़ना उनकी क्षमता से बाहर है। उसी पल उसे आखिर समझ आया कि हेडक्वार्टर्स वाले क्यों मानते थे कि यहां आना सीधी आत्महत्या जैसा फैसला है। ब्लड मून एम्प्रेस ने चुपचाप टाइटस की यादों में झांका ताकि समझ सके कि यहां क्या हुआ था। पूरी बात जानने के बाद उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने इन मामूली इंसानों को दोष दिया कि उन्होंने उसकी सत्ता को चुनौती देने और उसके पति को घायल करने की हिम्मत कैसे की। गुस्से से भरी आवाज में ब्लड मून एम्प्रेस ने उन्हें धमकाते हुए ठंडे स्वर में पूछा कि क्या वे उसकी रौंद झेलने के लिए तैयार हैं। लेवी के दिमाग के अंदर सिस्टम पूरी तरह घबरा गया। उसकी नजर में अब सब खत्म था। लेवी हेवनली रियल्म में ब्रेक थ्रू करने में नाकाम रहा था और इतने ताकतवर दानव के सामने उसके पास कोई मौका नहीं था। अचानक एक छोटा सा हाथ लेवी के कपड़ों को खींचने लगा। वो जास्पर था जो थोड़ा सुस्तसा चेहरा लिए उसके पास आ गया था। उसने शिकायत की कि उसके सिर में अजीब दर्द हो रहा है और लगता है जैसे वो बीमार पड़ने वाला है। सिस्टम हैरान रह गया कि जास्पर इस डरावने स्पिरिचुअल प्रेशर के असर में आए बिना लेवी तक कैसे पहुंच गया।
उसने गुस्से में लेवी से कहा कि जास्पर के मामूली सिरदर्द को छोड़ो और उन बाकी लोगों पर ध्यान दो जो पूरी तरह हिल भी नहीं पा रहे। जास्पर की ये अजीब मौजूदगी जल्दी ही ब्लड मून एम्प्रेस की नजर में आ गई। उसने जास्पर के बारे में एक चौंकाने वाली बात महसूस की। उसका शरीर अजीब तरह से खाली लग रहा था, जैसे उसमें सामान्य सोल ही न हो, और फिर भी उस पर इस भारी स्पिरिचुअल प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ रहा था। जब ब्लड मून एम्प्रेस को समझ आया कि इस रहस्यमय इंसान के पास 9 सोल्स हैं, तो वह एक पल को रुक गई। तुरंत हमला करने की बजाय उसने तय किया कि पहले टाइटस को इलाज के लिए कंगी सिटी वापस ले जाना ज्यादा समझदारी होगी। जाने से पहले उसने वहां मौजूद सबको ठंडी चेतावनी दी। उन्हें तुरंत चंगी सिटी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये आखिरी धमकी देकर ब्लड मून एम्प्रेस अंधेरे में गायब हो गई, अपने साथ घायल टाइटस और शी वुल्फ को लेकर। जैसे ही वह गायब हुई, चांद धीरे धीरे अपने सामान्य रंग में लौट आया और दम घोंट देने वाला स्पिरिचुअल प्रेशर भी खत्म हो गया। जास्पर उलझन में इधर उधर देखने लगा और अपना सिर मलने लगा। जो अजीब सिरदर्द उसे परेशान कर रहा था, वो अचानक गायब हो चुका था। लेवी ने साफ थकान भरी हालत में आसमान की तरफ देखा। विवियन ने महसूस किया कि उसके शरीर से दबाव हट गया है, और जो योद्धा बच गए थे उन्होंने आखिर लंबी राहत भरी सांस ली। नामुमकिन हालात के बावजूद वे बच गए थे। लियोन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। ब्लड मून एम्प्रेस के आने के बाद भी जिंदा बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जास्पर फौरन चिंता के साथ लेवी के पास दौड़ा और पूछा कि वह ठीक है ना। उसने देखा था कि मॉन्स्टर्स के साथ उस भयानक लड़ाई में लेवी के कपड़े तक फट चुके थे। अचानक जास्पर की गर्दन में लटके डॉग टैग से एक आवाज आई। उसने शांति से कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि वह सबके लिए एक्स्ट्रा क्लोथ्स लेकर आया है। मुर्गा सदमे में देखता रह गया जब जास्पर की गर्दन वाले बैज से एक छोटा सा हाथ बाहर निकला। वो इसाक था, जो चतुराई से उस पेंडेंट के अंदर छिपा हुआ था। ये नजारा देखकर जास्पर खुद इतना डर गया कि लगभग बेहोश ही हो जाता। टीम के परफेक्ट असिस्टेंट की तरह इसाक ने पहले से सब तैयारी कर रखी थी। कपड़ों के अलावा वह खाना, पीने का सामान और यहाँ तक कि स्लीपिंग बैग्स भी लाया था, अगर थके हुए योद्धाओं को आराम की जरूरत पड़े। लंबी और थका देने वाली रात के बाद विवियन ने अपनी पावर्स से लेवी और बाकी लोगों की हीलिंग में मदद की। वहीं इसाक ध्यान से ये भी देख रहा था कि उसकी एनर्जी भी वापस लौटे। टीम के बाकी लोग खुशी से उस खाने का मजा लेने लगे जो लड़का अपने साथ लाया था। जब लेवी आखिरकार जागा तो जास्पर उत्साह में उसके पास दौड़ा आया और बोला कि वह काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। सिस्टम ने चुपचाप नोट किया कि लेवी को अपनी टीम से कितना सपोर्ट मिला, जिन्होंने पूरी रात सबको संभालने और ठीक होने में लगा दी। जास्पर ने 2 स्टीम्ड बंस आगे बढ़ाए और बताया कि वह लेवी के जागने का इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि लेवी की ताकतवर फ्लेम उन्हें गर्म करने में काम आ सकती है। जब लेवी ने बंस गर्म करने के लिए अपनी डिवाइन फ्लेम टेक्निक इस्तेमाल की तो सिस्टम गुस्से से फट पड़ा। उसके हिसाब से इतनी ताकतवर डिवाइन फ्लेम एबिलिटी लड़ाई के लिए दी गई थी, खाना गर्म करने के लिए नहीं। सिस्टम तब और ज्यादा चिढ़ गया जब उसने देखा कि सिर्फ बंस गर्म करते करते ही लेवी की फ्लेम टेक्निक पर मास्टरी 80% तक पहुंच गई है। लेवी शर्मिंदा सा दिख रहा था क्योंकि वह बार बार गलती से जास्पर के बंस जला दे रहा था। जैसे ही बंस पूरी तरह काले होने वाले थे, तभी उन पर अचानक पानी की छींट पड़ी। मुर्गा बीच में आ गया था और उसने उन्हें जलने से बचाने के लिए पानी डाल दिया, मन ही मन लेवी से पहले की बात का छोटा सा बदला लेते हुए।
ताज़ा गरम किए हुए बंस की स्वादिष्ट खुशबू से जैस्पर खुशी से खिल उठा। उधर स्टंट सिस्टम ने पाया कि लेवी की मास्टरी अचानक 100% तक पहुंच गई है। सब लोग कैंप फायर के पास इकट्ठा हो गए और लेवी व जैस्पर की टीम वर्क से बने गरम बंस खुशी खुशी खाने लगे। जैस्पर ने प्यार से एक बन हैन की तरफ बढ़ाया और उसे खाने के लिए कहा। ये दृश्य देखकर मुर्गा चुपचाप एक बात पर फिर से सोचने लगा, शायद ये दोनों इंसान उतने बुरे नहीं हैं जितना उसने शुरुआत में सोचा था। लेकिन तभी लेवी मुर्गे के पास आया और आराम से बोला कि उसका पेट अभी भी नहीं भरा, बंस काफी नहीं थे। फिर उसने कहा कि अब वह कुछ एग्स खाना पसंद करेगा, खासकर वही जो हैन ने दिए हों। मुर्गा वहीं का वहीं जम गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसने हालात को पूरी तरह गलत समझ लिया था। जैसा उम्मीद थी, ये दोनों इंसान सच में आखिर बुरे ही निकले। मुर्गा लेवी की बेशर्म मांग से गुस्से में कांप रहा था, फिर भी आखिरकार उसे झिझकते हुए मानना पड़ा। चिढ़ते हुए उसने लेवी को अंडे तैयार करने में मदद की, मन ही मन गुमसुम रहते हुए अपनी शान बचाने की कोशिश की। जब लेवी ने अंडे संभाले तो अचानक सिस्टम ने उनमें एक ताकतवर ऊर्जा का पता लगाया। उसने जल्दी से इसके अंदर की सामग्री का विश्लेषण किया और बताया कि इन अंडों में इतनी पोषण शक्ति है कि ये लेवी को एक पूरे हफ्ते तक भूख और प्यास से जूझने की ताकत दे सकते हैं। लियोन और बाकी सभी ने हैरान होकर देखा कि क्या हो रहा है। ये अंडे एक ऐसे जीव से आए थे जो साफ तौर पर अंधी ऊर्जा से भरा था, फिर भी लेवी उन्हें खतरनाक वस्तु मानने के बजाय शांति से खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जुड़वा भाई चुपचाप मुर्गे के पतले और ज्यादा प्रभावशाली न दिखने वाले शरीर की तरफ देख रहे थे। उसकी दुबली काया देखकर वे हैरान थे कि क्या वह सच में मुर्गी की तरह अंडे देने में सक्षम है। तभी अचानक इसाक कहीं से प्रकट हुआ, सभी को चौंका दिया और उस उथल-पुथल भरे दृश्य को रोक दिया। उन्होंने ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना है। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से एक राज रखने की अपील की। लेवी और जैस्पर के पास वो शक्तियां थीं जो क्लियरली नेशनल रैंक से ऊपर थीं, लेकिन इसाक ने उम्मीद जताई कि इस जानकारी को ऑनलाइन नहीं फैलाया जाएगा। इसके बजाय उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ अपने सीनियर को निजी तौर पर रिपोर्ट करें। इसाक ने उस कहानी को भी समझाया जो वन आई ने पहले फैलाई थी। उस संस्करण के अनुसार लेवी और जैस्पर शक्तिशाली कल्टिवेटर्स थे जिन्हें पहाड़ों से बुलाया गया था। उन्होंने पहले ही एक ऊंचे स्तर की ताकत हासिल कर ली थी, लेकिन वे विनम्र और कम प्रभावशाली बने रहने का विकल्प चुने थे। जो कोई भी उनके बारे में अफवाह फैलाने की हिम्मत करेगा, वो उन्हें नाराज कर सकता है और अप्रत्याशित परिणामों का सामना कर सकता है। सभी ने जोर से सिर हिलाकर इस बात से सहमति व्यक्त की। विवियन ने भी चुपचाप इस व्याख्या को स्वीकार किया। आखिरकार लेवी और जैस्पर के आसपास के पालतू जानवर भी अजीब संरचनाएं रखते थे जो सीधे तौर पर बुरी आत्माओं को अवशोषित करने में सक्षम थे। लियोन चुपचाप सोच रहा था कि बाद में अपनी रिपोर्ट सीनियर को सौंपेगा ताकि वे ये तय कर सकें कि इन रहस्यमय नए आगंतुकों से यन्हाई में कैसे निपटा जाए। जब उसने विवियन से पूछा कि क्या हमें इस खतरनाक जगह से वापस लौटने का मौका लेना चाहिए, तो उसका जवाब उसे चौंका दिया। लियोन और जुड़वा भाई पेल हो गए जब उन्होंने विवियन का निर्णय सुना। कंगशी में बुरी आत्माएं बहुत ताकतवर थीं। अगर टीम 66 के सीनियर कल्टिवेटर्स ने पहले उनकी मदद न की होती तो वे पहले ही मर चुके होते, और अब तक वे सिर्फ 4 नेशनल रैंक डीमंस से ही मिले थे। विवियन को भी समझ में आ चुका था कि स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है। कुछ पल सोचने के बाद उसने तय किया कि बाकी सभी को जितना जल्दी हो सके वापस लौट जाना चाहिए।
वह अकेले यात्रा जारी रखने की सोच रही थी। पहले उसे डर था कि समूह शायद सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन अब जब उसने लेवी की शक्तियों को देखा तो उसे लगा कि वह सबको सुरक्षित रखते हुए यात्रा जारी रख सकती है। विवियन अच्छे से जानती थी कि इस मिशन को जारी रखना लगभग आत्महत्या जैसा था। फिर भी वह अपने भाई तंगी को बचाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी, जिसकी स्थिति अब भी शहर के अंदर पूरी तरह से अनजान थी। अगर वह अभी वापस लौटती तो उसे डर था कि वह अपने भाई को कभी नहीं देख पाएगी। सभी का धन्यवाद करते हुए विवियन ने कहा कि वह अब अकेले मिशन को जारी रखने की कोशिश करेगी। अपने साहस को जुटाते हुए मैट्टियो आगे बढ़ा और विवियन से दृढ़ता से कहा कि वह पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखता। चाहे जितना भी खतरनाक हो, वह उसके साथ रहेगा। विवियन और भी चौंकी जब लेवी और जैस्पर ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि वान ने उन्हें लोगों को बचाने का मिशन सौंपा था और वे इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते थे। जब जुड़वा भाई ने देखा कि दो ताकतवर सीनियर कल्टिवेटर्स रुक रहे हैं तो उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। एक बेबस आह भरते हुए वे योजना के मुताबिक चलने के लिए तैयार हो गए। विवियन सबकी इस फैसले से गहरे प्रभावित हुई कि सभी खतरों के बावजूद वे उसके साथ खड़े थे। कुछ पल के लिए वह शब्दों को खोजने में संघर्ष कर रही थी, क्योंकि कुछ भी उसके आभार को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं लगता था। मैट्टियो की उत्सुकता भरी दृढ़ता को देखते हुए लियोन केवल अपना चेहरा ढककर उलझन में दूर देखता रहा। अंदर से वह चुपके से गाली दे रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसे मैट्टियो की नायक बनने की भावना की वजह से इस खतरनाक मिशन में घसीटा गया है। एक स्पिरिट टैलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए विवियन ने समूह को एक छिपे हुए मार्ग की ओर मार्गदर्शन किया, जो सीक्रेटली कंक्षी में ले जाता था। दीवारों के ऊपर एक अजीब सी बिल्डिंग खड़ी थी, जो बिल्कुल प्राचीन मंदिर जैसी लग रही थी। उनके सामने एक लंबी दीवार खड़ी थी, जो घनी बेलों से ढकी हुई थी। लियोन ने इसे शक्की नजरों से देखा, यह सोचते हुए कि यह सिर्फ एक दीवार है या फिर इसके पीछे एक छिपा हुआ रास्ता है। विवियन ने शांति से समझाया कि यह कोई साधारण दीवार नहीं थी। फिर उसने अपने खून का इस्तेमाल करके गाइडिंग टैलिस्मान को सक्रिय किया। यह देखकर लियोन ने सोचा और उसकी माथे पर शिकन आ गई। टैलिस्मान में किसी और का खून साफ तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिससे वह सोचने लगा कि क्या इसे सक्रिय करने के लिए कोई खास अनुष्ठान या स्पेल की आवश्यकता थी। जो भी इस सिस्टम को डिजाइन कर रहा था वह बेहद सतर्क था। जल्द ही टैलिस्मान हल्की सी चमकने लगा, विवियन के आसपास की हेवनली ऑरा के प्रतिक्रिया स्वरूप। एक छिपा हुआ रास्ता धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हो गया। लियोन ने महसूस किया कि इस प्रवेश द्वार को सिर्फ विशेष योग्यताधारी लोग ही खोल सकते हैं, जिसका मतलब था कि बाहर वाले इसके बारे में कभी नहीं जान सकते। विवियन ने फिर जुड़वा भाइयों को बाहर रहने और पहरेदारी करने का निर्देश दिया। उसने गंभीरता से चेतावनी दी कि अगर समूह 3 दिनों के अंदर वापस नहीं आता तो उन्हें तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए और सभी जानकारी हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करनी चाहिए। लियोन ने जल्दी से सोचा कि वह जुड़वा भाइयों के साथ पीछे रहकर बैकअप देने का प्रस्ताव दे, ताकि इस खतरनाक रास्ते में घुसने से बच सके। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मैट्टियो ने उसका हाथ पकड़ लिया और घोषणा की कि वे दोनों आगे का रास्ता देखेंगे। यह समझकर कि अब उसे स्काउट के रूप में चुना गया है, लियोन ने दिल ही दिल में कड़वे शब्दों से गाली दी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उसकी जान को खतरे में डाला जा रहा था, बस क्योंकि मैट्टियो को कुछ बहादुरी दिखानी थी। दोनों ने जब सफलतापूर्वक रास्ते में प्रवेश किया तो विवियन ने लेवी की तरफ देखा और कहा कि अब बाकी लोगों को भी उनका पीछा करना चाहिए।
दूसरों को छिपे हुए मार्ग में गायब होते हुए देख जुड़वा भाई बाहर खड़े थे। वे मानते थे कि संदेशवाहक और सीनियर कल्टीवेटर्स की मदद से मिशन 3 दिनों के अंदर सफल हो जाएगा। जजेले ने जिज्ञासा से पूछा कि अगर 3 दिन बीत जाने के बाद कोई खबर नहीं आई तो क्या होगा। जूलियन ने बस कंधे उचका दिए और कहा कि वे बाद में इसका हल निकाल लेंगे। जल्द ही पूरा समूह रहस्यमय इमारत में छिपे हुए रास्ते से प्रवेश कर चुका था। जब विवियन और लेवी अंदर पहुंचे तो मैट्टियो ने जल्दी से रिपोर्ट दी कि आगे का रास्ता शांत दिख रहा था और तत्काल कोई खतरा नहीं था। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विवियन ने एक कंसीलमेंट स्फीयर सक्रिय किया जो सभी की उपस्थिति को छुपा देता और उनके सांसों की आभा को दबा देता। मैट्टियो और लियोन अग्रिम रूप से स्काउट के तौर पर चले, जबकि विवियन और बाकी लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। पर्यावरण का ध्यान से निरीक्षण करते हुए लियोन ने महसूस किया कि यह सीक्रेट रास्ता सीधे शहर के पानी की आपूर्ति प्रणाली से जुड़ा हुआ था, जो एक छिपे हुए टेलीपोर्टेशन अरे के माध्यम से था। मैट्टियो अचानक रुका और घबराए हुए आवाज में फुसफुसाया। उसने महसूस किया कि इलाके में फॉर्मेशन एनर्जी का जबरदस्त प्रभाव है। विवियन ने सोचते हुए सिर हिलाया और समझाया कि बहुत सी फॉर्मेशंस शायद कंक्षी जिले की ऊंची इमारतों के नीचे नालियों और संरचनात्मक प्रणाली का हिस्सा बनती हैं। लियोन ने मैट्टियो की दृढ़ता को ध्यान से देखा। खतरे के बावजूद मैट्टियो ने बिना डर के दानव नियंत्रित शहर में प्रवेश किया और फंसे हुए नागरिकों को बचाने का कोई भी डर नहीं दिखाया। अचानक विवियन की आवाज समूह के संचार मंत्र से घबराई हुई गूंज उठी। उसने सभी को सतर्क रहने की चेतावनी दी। उसकी तेज समझ ने कुछ असामान्य हलचल महसूस की जो उनके आगे बढ़ते समय हो रही थी। कुछ पल बाद एक छोटा सा दानव समूह के सामने प्रकट हुआ। उसने गर्व से कहा कि वह टोरी है, जो 5 रंगी तीतर कबीले का 5वें स्तर का दानव है। सिर्फ एक छोटा सा शावक होने के बावजूद टोरी ने इंसानों से डरने की बजाय शांतिपूर्वक पूछा कि वे कौन हैं और उन्होंने इस जगह में प्रवेश क्यों किया। मैट्टियो को गुस्सा आया कि इतनी छोटी सी प्राणी ने उन्हें इतने घमंड से क्यों बात किया। उधर लियोन ने चुपचाप महसूस किया कि ये छोटा सा दानव असल में दिखने से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। जब समूह चुप था, टोरी ने आवाज ऊंची की और ऐलान किया कि अगर वे जवाब नहीं देंगे तो वह उन पर हमला करेगी। योद्धाओं ने एक दूसरे को उलझन में देखा, समझ नहीं पाए कि इस अजीब छोटे दानव में क्या गड़बड़ है। टोरी ने गर्व से ऐलान किया कि चूंकि वे पहले एम्प्रेस से हार चुके हैं, अब उनके पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है। बिना हिचकिचाए वह लियोन की तरफ बढ़ी और उन घुसपैठियों को सजा देने के लिए तैयार थी। लेकिन अचानक उसके पैरों ने अजीब तरीके से आपस में उलझकर उसे संतुलन खोने और मुंह के बल जमीन पर गिरने का कारण बना दिया। पूरे समूह ने अवाक होकर चुपचाप देखा। वह फियर्स छोटा दानव जो अभी उन्हें धमका रहा था, अब किसी बेसहज बच्चे की तरह लग रहा था। पीड़ा से जोर से रोते हुए टोरी ने दूसरे दानवों से मदद के लिए चिल्लाया ताकि वे इंसानों से निपट सकें। मुर्गा उलझन में चारों ओर देख रहा था और उसे एहसास हुआ कि टोरी के अलावा वह यहाँ पर अकेला था जो जानवरों की कबीले से था। टोरी ने अचानक मुर्गे की मौजूदगी महसूस की और खुशी से ऐलान किया कि वह जरूर उसकी कबीले का सदस्य होगा। उसने कहा कि वह अपने कबीले के अन्य सदस्यों के दिलों को सुन सकती है। तब मुर्गे को एहसास हुआ कि छोटी तीतर लड़की असल में अंधी थी। टोरी खुशी से हंसी और मान लिया कि मुर्गा बाकी दानवों से छिपकर खेलते हुए छुपा हुआ होगा। जिज्ञासा से वह बढ़ी और मुर्गे को छुआ, पूछा कि उसके पंख का रंग क्या था और क्या वे सुंदर दिखते थे। उसने गर्व से बताया कि उसके खुद के पंख और यहाँ तक कि उसकी आंखें भी 5 अलग अलग रंगों में चमकती थीं। मुर्गा उसे अजीब तरीके से देखता रहा
और सोचा कि यह छोटी सी मुर्गी रंग से अंधी होगी। आखिरकार अगर उसकी आंखें साफ तौर पर लाल थीं, तो वह 5 रंगों की बात कैसे कर सकती थी। टोरी गुस्से से मुंह फुलाकर चिल्लाई कि ये आंखें तो असल में उसकी थीं ही नहीं। उसने धीमे से बताया कि हर मैजेस्टी, द क्वीन ने खुद अपने खून से उसके लिए ये आंखें बनाई थीं। बहुत पहले टोरी अपनी असली आंखें खो चुकी थी, जब उन्हें बेरहमी से निकाल दिया गया था, और फिर क्वीन ने उसकी जगह उसे नई आंखें दे दी थीं। टोरी उदास होकर बोली कि उसकी पुरानी आंखें कभी बहुत खूबसूरत थीं। उसके कबीले के लोग कहते थे कि वे कीमती रत्नों की तरह 5 रंगों में चमकती थीं, और सब लोग उनकी रौनक की तारीफ किया करते थे। ये दर्दनाक कहानी सुनकर रूस्टर के दिल में भी थोड़ी सहानुभूति जागी। उसे उसकी बातों पर यकीन था, लेकिन फिर भी उसने धीरे से उसे चेतावनी दी कि अपने डीमन साथियों को मत बुलाना, क्योंकि उसके पीछे खड़े वो 2 खौफनाक इंसान जो भी डीमन सामने आएगा, उसे खत्म कर देंगे। लेकिन टोरी ने उसकी चिंता को गलत समझ लिया। उसने रूस्टर की हिम्मत की तारीफ की और कहा कि क्वीन के ह्यूमन सर्वेंट्स के साथ यूं आराम से घुलना मिलना सच में कमाल की बात है। उसने ये भी कहा कि वह खुद कभी इन लोगों के पास आने की हिम्मत नहीं कर पाई, जबकि क्वीन ने कहा था कि अब ये लोग विरोध करने लायक नहीं बचे। टोरी की बात सुनकर विवियन चौंक गई। उसने तुरंत सोचा कि कहीं जिन इंसानों की बात हो रही है, वे असल में तंगी एक्सपर्ट्स तो नहीं, जो बच तो गए लेकिन किसी तरह लड़ने की ताकत खो बैठे। ध्यान से सोचने के बाद विवियन इस नतीजे पर पहुंची कि तांची पर राज करने वाला डीमन वही क्वीन होगी, जिसके बारे में टोरी बात कर रही थी। उसके मन में एक डरावना ख्याल आया कि शहर के अंदर के वॉरियर्स शायद अब उसी डीमन के कब्जे में हैं। जितना ज्यादा वह सोचती गई, विवियन उतनी ही परेशान होती गई। शायद उन वॉरियर्स की आत्माओं को डीमन ने कठपुतली बना दिया था। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपने छोटे भाई वलेरियो की थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह जिंदा है, मर चुका है, या गुलाम बना लिया गया है। मैटियो ने चुपचाप विवियन को वॉइस ट्रांसमिशन भेजा और पूछा कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या इस डीमन को अभी खत्म कर दें या जिंदा छोड़े? लियोन ने सुझाव दिया कि पहले इसे पकड़ लेते हैं, ताकि इससे और जानकारी निकाली जा सके। विवियन ने सावधानी से टोरी से पूछा कि क्या वह वलेरियो नाम के किसी कॉन्टिनेंटल रैंक वॉरियर को जानती है। तब टोरी ने कहा कि रूस्टर उसके साथ चले और उस इंसान को ढूंढने में मदद करे, क्योंकि वह हर मैजेस्टी द क्वीन को निराश नहीं करना चाहती थी। उसने बताया कि उसे ढूंढने के लिए उन्हें वॉल ऑफ एंड पनिशमेंट जाना होगा। बाकी डीमंस वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। रूस्टर ने मन ही मन समझ लिया कि टोरी जिस इंसान की बात कर रही है, वही सबसे ज्यादा संभावना है कि लेवी के ग्रुप का असली रेस्क्यू टारगेट हो। जब रूस्टर उसके साथ एग्जीक्यूशन वॉल जाने के लिए मान गया, तो टोरी हैरान रह गई। उसी वक्त विवियन के अंदर उम्मीद की एक लहर उठी, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि उसके भाई को कहां कैद करके रखा गया है। साथ चलते हुए रूस्टर खुद को रोक नहीं पाया और उसने टोरी से पूछ ही लिया कि आखिर वह वलेरियो को ढूंढना क्यों चाहती है। टोरी ने ईमानदारी से जवाब दिया कि क्वीन ऐसे और ताकतवर डीमंस चाहती है जो ह्यूमन वॉरियर्स को हरा सकें। वह खुद भी किसी दिन एक बहादुर डीमन बनना चाहती थी। जब उसने रूस्टर से उसका नाम पूछा, तो उसने झेंपते हुए माना कि उसका असल में कोई नाम ही नहीं है। पहले दूसरों को उसे चिकन कहते सुनकर उसने जिज्ञासा से पूछा कि क्या वह सच में चिकन है। रूस्टर ने झेंपते हुए सिर हिला दिया। वह साफ शर्मिंदा था, लेकिन फिर भी सच मानने को तैयार नहीं था। तब टोरी ने खुशी खुशी कहा कि वह उसे एक नाम दे देती है। उसने पूछा कि क्या वह उसे 6 कह सकती है।
रूस्टर ने एक पल सोचा और मन ही मन लंबी सांस ली। 6 कहलाना कम से कम हैन समझे जाने से तो बेहतर था। टोरी ग्रुप को कॉरिडोर के आखिर तक ले गई, जहां रास्ता अचानक ऊपर की तरफ मुड़ गया और उन्हें चढ़ना पड़ा। पीछे से लियोन की आवाज आई। उसने घबराकर पूछा कि ऊपर कहीं कोई ट्रैप तो नहीं होगा। विवियन ने अपने स्पिरिचुअल सेंसेस से आसपास का इलाका ध्यान से जांचा और फिर कहा कि उसे पास में कोई डीमन एनर्जी महसूस नहीं हो रही। रूस्टर टोरी के पीछे पीछे लैडर पर चढ़ गया और ऊपर पहुंचकर सावधानी से चारों तरफ देखने लगा। अच्छी बात यह रही कि वहां फिलहाल कोई डीमन पहरा देता नजर नहीं आया। कुछ ही देर में लेवी और विवियन का बाकी ग्रुप भी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया और उस जगह की तरफ बढ़ा जो देखने में किसी एलिवेटर के एंट्रेंस जैसी लग रही थी। टोरी ने अनिश्चित अंदाज में कहा कि शायद आसपास कहीं कोई बटन होगा जिससे इस डिवाइस को चालू किया जा सके। रूस्टर उलझन में पड़ गया और उसने पूछा कि क्या वे सच में पहले यहां रहते थे। उसे अजीब लगा कि उन्हें इंसानों की एलिवेटर जैसी आसान चीज भी पहचान में नहीं आ रही। टोरी ने समझाया कि वे सब शुरू से क्वीन के साथ अंडरग्राउंड ही रहते आए थे। फिर रूस्टर ने पूछा कि क्या वह कभी तंगी सिटी में रही थी, शायद इसी वजह से वह इंसानों को इतना अच्छी तरह समझती है। टोरी ने मान लिया कि वह अक्सर चुपके से ह्यूमन सिटी में जाकर छिप जाती थी। उसने कहा कि क्वीन उसे ह्यूमन वर्ल्ड की बहुत सारी कहानियां सुनाती थी, लेकिन हमेशा इंसानों के करीब जाने से मना करती थी। फिर भी आखिरकार उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वह क्वीन की नजर बचाकर चुपचाप निकलने लगी। उसी दौरान उसकी पहली मुलाकात वलेरियो से हुई थी। जैसे जैसे वे उसकी प्रिजन के पास पहुंचे, टोरी का शरीर फिर से कांपने लगा। वह बेताबी से उसे देखना चाहती थी, लेकिन पास जाने से बहुत डर भी रही थी। इसलिए उसने रूस्टर से कहा कि वह उसे धीरे से आगे धकेल दे, और अगर वह भी बहुत डर रहा हो तो क्वीन के ह्यूमन सर्वेंट्स उसे आगे बढ़ा दें। उसके बताए रास्ते पर चलते हुए वे एक भारी पत्थर के दरवाजे तक पहुंचे। लेवी उनके साथ साथ बिल्कुल आराम से चल रहा था, जैसे वह किसी खतरनाक जगह नहीं, बस सुकून भरी सैर पर निकला हो। अचानक हॉलवे में टोरी की कांपती हुई आवाज गूंजी जब उसने क्वीन के कथित सर्वेंट्स से उसके लिए दरवाजा खोलने को कहा। विवियन तुरंत समझ गई कि टोरी अब भी यही मान रही है कि वे लोग क्वीन के नियंत्रण में हैं। अगर सच खुल गया तो सब बिगड़ सकता था, इसलिए उनके पास साथ निभाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। विवियन, लियोन और मैट्टियो आगे बढ़े और धीरे धीरे उस भारी पत्थर के दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, विवियन वहीं जड़ होकर रह गई। अंदर का खौफनाक नजारा देखकर उसका पूरा शरीर सदमे से सख्त पड़ गया। वहीं टोरी ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वह देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। चैम्बर के अंदर चोंगी एक्सपर्ट्स की बुरी तरह यातना दी गई लाशें लटकी हुई थीं, मानो उन्हें किसी भयानक ट्रॉफी की तरह टांगा गया हो। बिल्कुल बीच में विवियन का भाई वलेरियो लटका हुआ था। उसके शरीर पर लाल चींटियां चढ़ी हुई थीं, जो उसे धीरे धीरे खा रही थीं, फिर भी वह किसी तरह अभी तक जिंदा था। जैसे ही उसने किसी को उसका नाम लेते सुना, उसने दर्द से कराहते हुए दरवाजे की तरफ सिर घुमाया। टोरी का पूरा शरीर डर से कांप रहा था, फिर भी उसने खुद को मजबूर किया और कमरे के अंदर कदम रखा। उसे क्वीन की वो बात याद आई जिसमें कहा गया था कि असली हिम्मत का मतलब डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सीधे सामना करना होता है। हिम्मत जुटाकर वह जोर से चीखी और खुद से कहने लगी कि उसकी नसों में बहादुर डीमंस का खून दौड़ रहा है। उसी जिद से भरी हुई वह वलेरियो की तरफ दौड़ी, क्योंकि उसे लगा कि उसे मार देने से उसके दिल का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
अपने भाई की तरफ उस डीमन को झपटते देख विवियन पूरी तरह अपना संतुलन खो बैठी और जोर से वलेरियो का नाम चिल्ला उठी। मैट्टियो ने पल भर में प्रतिक्रिया दी। उसका तीर बिजली की तरह निकला और सीधा टोरी के पंख को चीरता हुआ जा लगा। अचानक हुए दर्द से उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि रूस्टर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ तक कि जैस्पर और लेवी भी इस अचानक मोड़ से एक पल के लिए सन्न रह गए। टोरी का शरीर उसके पंख में धंसे तीर की वजह से दीवार पर जड़ गया। वह दर्द से चीख उठी क्योंकि नुकीला शाफ्ट उसे कसकर वहीं थामे हुए था। तभी उस युवा डीमन को डरावनी सच्चाई समझ आई कि ये इंसान क्वीन के सर्वेंट्स बिल्कुल नहीं थे। विवियन तुरंत अपने भाई की तरफ दौड़ी और पास में लटके हुए यातना झेल चुके शरीरों से कई लोहे की कीलें जल्दी जल्दी खींच निकालीं। कमरे में मौजूद बाकी 2 वॉरियर्स पहले ही मर चुके थे। उनके शरीर कब के बेजान हो चुके थे। वलेरियो की सांसें अभी बहुत हल्की हल्की चल रही थीं। विवियन ने तुरंत अपनी हीलिंग एबिलिटीज इस्तेमाल की और बेताबी से उसकी हालत संभालने की कोशिश करने लगी। थोड़ा संभलने के बाद वलेरियो ने अपनी बहन से कहा कि अब वह पहले से बेहतर महसूस कर रहा है और अपनी इंटरनल एनर्जी वापस लौटती हुई महसूस कर सकता है। इसके बाद उसने अपनी ही एबिलिटीज से खुद को हील करना शुरू कर दिया। उधर टोरी अब भी अपने घायल पंख की वजह से दीवार पर तीर से जड़ी हुई थी। उसने धीरे से रूस्टर से पूछा कि क्या इंसानों ने उसे धमकाया था। रूस्टर झिझक गया। वह टोरी की मदद करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि इंसानों और डीमंस के बीच का संघर्ष बहुत गहरा है। अगर उसने उसकी मदद की तो इंसान नाराज होकर उसे भी मार सकते थे। फिर भी अपनी ही ट्राइब की एक छोटी सदस्य को यूं तड़पते देखना उसके लिए असहनीय था। उसके मुताबिक एक परिपक्व वॉरियर का काम होता है कि वह छोटों की रक्षा करे। वह जैसे ही कुछ करने वाला था, तभी वलेरियो अचानक चिल्ला उठा। उसे पास में किसी नेशनल रैंक डीमन की एनर्जी महसूस हुई थी। विवियन ने तुरंत अपने भाई को भरोसा दिलाया और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनहाई वाला वह डीमन असल में इंसानों की तरफ से लड़ रहा है। उसने उसकी तारीफ की कि उसने इतनी भयानक यातना झेलने के बावजूद उन हताश तरीकों का सहारा नहीं लिया जिन्हें बहुत से लोग ऐसी हालत में चुन लेते। भावनाओं से भरकर विवियन रो पड़ी और उसने माना कि उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि उसका भाई अब भी जिंदा मिलेगा। उसने उससे कहा कि अगर फिर कभी उसकी जान सच में खतरे में पड़े तो बचने के लिए जो भी तरीका जरूरी हो उसे अपनाने में बिल्कुल देर न करे। उसके लिए बस इतना काफी था कि वह जिंदा रहे। तभी जब वह लेवी और बाकी लोगों का परिचय कराने ही वाली थी, वलेरियो ने उसे बीच में रोक दिया। वह धीरे धीरे टोरी के पास गया और पूछा कि क्या सच में वही उन्हें यहाँ तक लेकर आई थी। विवियन ने इसकी पुष्टि की और समझाया कि यह डीमन अंधी है और बहुत ज्यादा कमजोर भी। वलेरियो ने ठंडी नजर से टोरी को देखा और बताया कि उसकी एबिलिटीज पहले ही नष्ट की जा चुकी थीं। उसका शरीर भले ही जबरदस्ती इवॉल्व कराया गया था, लेकिन वह अब भी बेहद नाजुक थी। उसकी आवाज सुनते ही टोरी अचानक डर से चीख पड़ी और उससे गिड़गिड़ाकर बोली कि वह उसकी आंखें मत निकाले। बिना जरा भी रहम दिखाए वलेरियो एक खुल चुके शिकारी की तरह आगे झपटा। एक ही बेरहम हरकत में इतनी तेज और डरावनी कि सब सन्न रह जाएं, उसने उसकी आंखें नोच डालीं। सब कुछ इतना अचानक और हिंसक था कि जैसे उस पल ने खुद ही जमकर सांस रोक ली हो। उस आदमी की क्रूरता ने रूस्टर के अंदर आग जैसी भयंकर नाराजगी भड़का दी। उसके सामने ये बेरहम हमला होते देख उसके भीतर ऐसा जलता हुआ गुस्सा उठा जैसे पूरे शरीर में आग फैल गई हो। टोरी का शरीर एक पल के लिए कांपा,
फिर वह बेबस होकर रूस्टर के पैरों के पास गिर पड़ी। उसके नीचे जमीन पर खून तेजी से फैलने लगा और एक गहरा बढ़ता हुआ धब्बा बन गया, जिससे पूरा मंजर और भी दिल तोड़ने वाला हो गया। तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए रूस्टर पूरी दृढ़ता के साथ वलेरियो की तरफ झपटा। वह घायल टोरी और उस बेरहम हमलावर के बीच मजबूती से खड़ा हो गया, ताकि अपने ही शरीर से उसे आगे के किसी भी नुकसान से बचा सके। हालांकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं और उसकी ताकत भी तेजी से खत्म हो रही थी, फिर भी टोरी किसी तरह बोल पाई। कमजोर लेकिन बेचैन आवाज में उसने रूस्टर से विनती की कि वह तुरंत यहाँ से भाग जाए और अब और देर तक यहाँ न रुके। तभी रूस्टर को अचानक एहसास हुआ कि टोरी से आने वाली वह हल्की सी एनर्जी वेव अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसने कड़वे स्वर में बुदबुदाया कि अब तो उसके जैसा डीमन भी उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा, और यही दिखाता है कि वह शुरू से कितनी नाजुक और कमजोर थी। लेकिन मौत के किनारे पर भी उसे बस उसी की सलामती की फिक्र थी। जैस्पर अब अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को रोक नहीं पाया। लेवी की तरफ कांपती आवाज में देखते हुए उसने कहा कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि इस वक्त उसके अंदर इतनी गहरी उदासी क्यों उमड़ रही है। वलेरियो ने उलझन भरे चेहरे के साथ अपनी बहन की तरफ देखा और पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा था कि एक नेशनल रैंक डीमन असल में उनकी तरफ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक और डीमन की मौत देखकर उसके अंदर इतनी तेज प्रतिक्रिया क्यों उठी। वलेरियो अभी भी रूस्टर को लेकर अपने शक से बाहर नहीं आ पाया था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि ये प्राणी शायद इंसानों की मदद का नाटक कर रहा हो और अपने असली इरादे छिपा रहा हो। उसे तो ये भी लग रहा था कि ये एक स्पाई हो सकता है जो चालाकी से खुद को छिपाकर अपनी सारी एबिलिटीज का इस्तेमाल इंसानों के करीब रहने के लिए कर रहा है। गुस्से से गरजते हुए रूस्टर बिना एक पल गवाए सीधे वलेरियो की तरफ टूट पड़ा। उसी समय विवेन भी अपने भाई को बचाने के लिए आगे आ गई। उसने फौरन अपनी बाउंड्रीज की एयर एक्टिवेट की और एक सुरक्षात्मक बैरियर खड़ा कर दिया, जो चमकती हुई दीवार की तरह उठकर रूस्टर के ताकतवर हमले को रोकने लगा। जैसे ही वलेरियो ने रूस्टर की डरावनी ताकत को अपनी बहन के बैरियर से टकराते देखा, उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि शायद यह शील्ड इस टक्कर को झेल नहीं पाएगी। एक सिहरन भर देने वाला ख्याल उसके दिमाग में कौन था? उसकी बहन, एक रूलर लेवल वॉरियर जो चमकती हुई शील्ड से घिरी थी, एक डीमन की कुचल देने वाली ताकत के सामने एक ही पल में दबती जा रही थी। ऐसी डरावनी ताकत के सामने वलेरियो समझ गया कि उसकी अपनी कॉम्बैट एबिलिटी किसी असली नेशनल रैंक्ड ईविल बीस्ट के मुकाबले कहीं भी नहीं टिकती। विवेन अपनी शील्ड के टूटने पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाई थी कि उससे पहले ही रूस्टर विस्फोटक रफ्तार से उसकी तरफ मुक्का चला चुका था। जैसे ही रूस्टर का मुक्का पड़ने ही वाला था, एक हाथ ने अचानक उसे हवा में ही मजबूती से पकड़ लिया। वह लेवी था। पूरी शांति और अधिकार के साथ उसने रूस्टर को रुकने का आदेश दिया और याद दिलाया कि इसी औरत ने पहले उनकी चोटें भरने में मदद की थी। लेवी को इतने आराम से गुस्से में भरे रूस्टर को रोकते देख वलेरियो पूरी तरह दंग रह गया। यकीन न होने वाली धीमी आवाज में उसने कहा कि ये आदमी जरूर उन्हीं ताकतवर मास्टर्स में से एक होगा जिनका जिक्र उसकी बहन ने पहले किया था। लेवी को अपने सामने खड़ा देखकर रूस्टर ने एक कड़वी और तीखी फुफकार भरी। वह समझ गया था कि ये आदमी उसे अपनी ही जाति के किसी के खिलाफ बदला लेने नहीं देगा। दुनिया की नज़र में टोरी हमेशा बस एक छोटी सी चिकन से ज्यादा कुछ नहीं थी। किसी ताकतवर आदमी के लिए उसके जैसी कमजोर लड़की को मार देना हमेशा जायज माना जाता था। रूस्टर इस बेरहम सच्चाई को बहुत पहले से जानता था।
लेकिन इस बार अपनी आंखों के सामने टोरी को मरते देख उसका दिल असहनीय बोझ से भर गया। अचानक हवा में एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंजी। विवेन ने वलेरियो के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया था। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी जब उसने चिल्लाकर कहा कि वह पहले ही बता चुकी थी कि उन्हें यहां तक टोरी ही लेकर आई थी। उसने जोर देकर कहा कि वह डीमन बेहद कमजोर थी और लगभग कोई खतरा ही नहीं थी। फिर उसकी आवाज और सख्त हो गई और उसने पूछा कि फिर भी वलेरियो ने टोरी को मारने का फैसला क्यों किया। वलेरियो ने जरा भी पछतावा नहीं दिखाया। उसने ठंडे और अड़े हुए लहजे में तुरंत जवाब दिया कि एक ताकतवर वॉरियर होने के नाते उसे किसी डीमन को मारने के लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं होती। उसकी सीधी बात सुनकर विवेन एक पल के लिए चुप रह गई। भारी दिल से उसे मानना पड़ा कि भले ही उसे उसका किया हुआ काम नफरत भरा लगा हो, लेकिन उसकी सोच पूरी तरह गलत भी नहीं थी। जब उसकी बहन ने उस पर हद से ज्यादा क्रूर होने का आरोप लगाया तो वलेरियो ने मजबूती से जवाब दिया। उसके मुताबिक डीमंस पर दया दिखाना नामुमकिन था, इसलिए उसके काम को क्रूर कहा ही नहीं जा सकता। आवाज में गुस्सा भरकर उसने अपने दो मरे हुए साथियों के शवों की तरफ इशारा किया। वह चिल्लाया कि इन डीमंस ने उन्हें दिन प्रतिदिन यातना दी जब तक कि वे तड़प कर मर नहीं गए। फिर उसने बताया कि विवेन के उसे बचाने आने का इंतजार करते हुए उसने कितनी पीड़ा सही थी। उस यातना का हर एक मिनट उसके लिए बेहद लंबा और असहनीय लगता था। उस डरावने दौर में वह खुद से बार बार बस यही कहता रहा कि उसकी बहन रास्ते में है और उसे बस थोड़ा सा और सहना है। अपने भाई की सारी तकलीफों के बारे में सुनकर विवेन का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। वह चाहकर भी उसे और डांट नहीं पाई। फिर भी वलेरियो ने एक बार फिर अपनी बहन को रूस्टर के बारे में चेतावनी दी। उसने ऊंची आवाज में शक जताया कि कहीं ये डीमन सच में उनके बीच छिपा हुआ कोई स्पाई तो नहीं है। उसकी इस बात पर उसे विवेन का एक और जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसने उलझन भरी नजर से अपने भाई को देखा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब भी इतना गुस्से में और शक से भरा क्यों है। उसने सख्ती से चेतावनी दी कि रूस्टर की लॉयल्टी पर उन दो सीनियर एक्सपर्ट्स के सामने कभी सवाल मत उठाना जो उस पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। मैटियो और लियोन दोनों ने विवेन की बात से सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने शांत स्वर में इतना भी कहा कि जिसे बचाना था उसे अब बचा लिया गया है। उस छोटी सी बातचीत के बाद सबने बिना और वक्त गवाए उस खतरनाक जगह से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। जमीन पर पड़े शवों को देखते हुए विवेन ने लेवी से कहा कि वह उन्हें अपने हेलफायर से जला दे। उसी समय वलेरियो ने आसपास ग्रे वेल स्किल फैला दी। उस वेल के बैरियर के अंदर की हवा पूरी तरह स्थिर रही और बाहर की तुलना में न तापमान बदला न दबा। रूस्टर ने चुपचाप टोरी की बेजान देह को देखा, फिर लेवी की तरफ मुड़ा। उसने पूछा कि क्या वह उसके अवशेषों को भी जला सकता है। लेवी ने बिना झिझक हामी भर दी तो रूस्टर ने अटपटे ढंग से याद दिलाया कि ये सम्मान के लिए क्रिमेशन है, खाना भूनने के लिए नहीं। कुछ ही देर में सब ठीक तरह से तैयार हो गया। मर चुके लोगों की एशेस को ध्यान से अलग किया गया और साफ कपड़ों के टुकड़ों पर सलीके से रख दिया गया। जब रूस्टर ने देखा कि विवेन कितनी सावधानी से राख समेट रही है तो उसके सीने में एक अजीब सी घुटन उठी। अपनी जिज्ञासा रोक न पाकर उसने पूछ लिया कि वह इसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है।